Good morning, students. How are you all? I hope you all must be fine. Students, today we will be studying about agriculture. As you all know that India is a land of agriculture. Yet, more than 60% of our population is dependent upon agriculture and its aligned activity. So you can imagine how important role it's played in our economic development and such a big role it plays in providing employment and occupation to many of the farmers and persons who are related with farming culture. So let's begin our journey by to know more and more about agriculture today. Student, agriculture is derived from a Latin word where agri means soil and culture means cultivation. That means soil का हमें cultivation करना है. It is an art of science. It is an art and science of cultivation of soil. Means agriculture, it is an art and science. Why art? Because we have to perform the activity. हम सोच नहीं सकते और हम एक एसिफाइड कमरे में बैठे और सोचें कि ऐसे प्रोडक्शन होगा वैसे प्रोडक्शन होगा और हमें वैसा प्रोडक्शन हो नहीं सकता है. हम लोगों को एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए ग्राउंड में उतरना पड़ता है, चमचमाती हुई चिलचिलाती हुई धूप में काम करना पड़ता है. तो वी हैव टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी. दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट. एंड साइंस, व्हाई साइंस, व्हाई एग्रीकल्चर इज साइंस. गेहूं उगाने में, चावल उगाने में या खेती बाड़ी करने में कौन सी साइंस इन्वॉल्व है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इट इज अ साइंस ऑल्सो. आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखे होंगे जिसमें एक फार्मर आता है लेबोरेटरी की में अपने सॉइल को लेके और बोलता है कि मैंने अपने खेत की जांच कराई है, अब तो मैं अपने खेतों में वही उर्वरक डालता हूँ जिसके उसको रिक्वायरमेंट है, जिसको उसको जरूरत है, और मेरा खेती भी बहुत अच्छी हो रही है और मेरा मुनाफा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. सो यू कैन स्टडी. कैसे होता है? क्योंकि हमारी जो सॉइल होती है वो हर जगह की जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो वेरी करती है. द सेम काइंड ऑफ सॉइल इज नॉट अवेलेबल एट all the places. In the geography also we will be studying that there are different types of soil. Latin soil, alluvial soil, red soil, black soil. So many types of soil are there. So the fertility of the soil is varying from places to places. इसीलिए जो हम अपनी सॉइल कंटेंट की जब जांच कराते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि अगर इस टाइप का सॉइल है तो उसमें कितनी उसमें खाद डालनी पड़ेगी, कितना पोटेशियम है, कितना जिंक, कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या क्या मौजूद है, और उसमें वो जो सॉइल है, जो पीस ऑफ लैंड है, वो सॉइल किस चीज की खेती करने के लिए वो सूटेबल है. सो अकॉर्डिंग टू दैट कि उसमें कितना न्यूट्रिशन अवेलेबल है, क्या उसकी और रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से और वो लोग ये टाइप करते हैं कि उसमें उसके बारे में स्टडी करी हमने लेबोरेटरी में कि सॉइल की क्या कमी है, क्या उसमें रिक्वायरमेंट, किस क्रॉप के लिए वो ज्यादा सूटेबल है. जैसे कि अगर हम कॉटन का एग्जांपल लेते हैं, सो कॉटन इज मोस्ट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. मोस्ट सूटेबल इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल बहुत सूटेबल होता है जिससे हम कपास की खेती कर सकते हैं. अब हम किसी और टाइप के अगर सॉइल में कॉटन को ग्रो करेंगे तो शायद उसकी फर्टिलिटी उतनी ना हो, उसका प्रोडक्शन उतना अच्छे से ना हो, उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी ना निकले. लेकिन जब हम ब्लैक सॉइल में उसका कल्टीवेशन करते हैं कॉटन का तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आता है और किसान का मुनाफा भी बढ़ता है. तो ये साइंस इसलिए है कि हमें किस तरह के सीजन में किस तरह को क्रॉप्स को ग्रो करना है, किस तरह से उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, कौन कौन सी ऐसी नई नई चीजें हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं. आजकल देखिए बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स और बहुत सारी चीजों का प्रयोग होता है, टेक्नोलॉजीज का प्रयोग होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने फार्मिंग को, ये आर्ट इसलिए है क्योंकि हमें परफॉर्म करना है, खेतों में जाकर वो फार्मर्स पूरी जो खेत होता है उसको फार्मिंग करने योग्य बनाता है, इसलिए वो परफॉर्म करने वाली एक्टिविटी, इसलिए वो आर्ट है. और उसके बारे में अच्छे से स्टडी की जाती है, नई से नई हम लोग अपनी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते रहते हैं, इसलिए वो आर्ट है. कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर ही हम लोग ने कल्टीवेशन किया, हम कहीं और भी कर नहीं सकते, तो हम कल्टीवेशन ऑफ सॉइल करेंगे, इसलिए हम वो हमारा हुआ एग्रीकल्चर. उसके बाद है रेजिंग क्रॉप्स. रेजिंग क्रॉप्स मतलब कि हमें जो फसल है उसको हमें उगाना है. ठीक है, ये हमने एग्रीकल्चर की स्टडी की, सॉइल की स्टडी करी, उसके बारे में उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हमने पढ़ा. उसके बाद हमने ये जान लिया कि वहां पे कौन सी सुटेबिलिटी है ताकि हम वहां पे क्रॉप्स को रेज कर सकते हैं, ग्रो अप कर सकते हैं.
और रेयरिंग लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स मतलब वैसा स्टॉक जो जिंदा होता है, अलाइव होता है, मतलब कि जैसे हमारे काऊ है, गोट है, शिप है, कैमल है, ये सारी चीजें हमारे लाइव स्टॉक्स में आती हैं, जिसको हम एनिमल और बाय प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। कि हम जैसे कि लाइव स्टॉक में हम काउज और बफेलो का मिल्क लेते हैं, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, उसको डेयरी लगा रखी है, मिल्क लिया, मिल्क से हमने मिल्क के और बाय प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, जैसे कि कर्ड है और घी है, पनीर है, बहुत सारी चीजें हम लोग उसका प्रोडक्शन करते हैं ताकि वो एक हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग बनता है। तो ये एग्रीकल्चर ऐसा स्टडी है जिसमें हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, अपने क्रॉप को ग्रो करते हैं और जो लाइफ स्टॉक को भी रेयर करते हैं ताकि हम अपने एक सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ा सकें। एंड इट इज अ मेन सोर्स ऑफ अर्निंग एंड डेली ब्रेड अर्निंग इन आवर रूरल एरिया। जो हम कह सकते हैं हमारे जो रूरल एरियाज हैं इंडिया के, वहां पे मेन सोर्स ऑफ अर्निंग, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का जो एक साधन है वो है हमारा एग्रीकल्चर। तो चलिए ऐसे क्या क्या होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं। हर जगह का एग्रीकल्चर एक जगह से तो नहीं होता। आप लोग ने देखा होगा कहीं पे सूटेबिलिटी ऑफ वीट बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, बहुत इजीली ग्रो अप हो जाता है, तो कहीं पे ऑरेंजेस बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो ऐसे क्यों ऐसा रिक्वायरमेंट होता है और ऐसे क्यों इतने सारे चेंजेस आते हैं? सो लेट्स स्टडी। ये होता है कि जो हमारा जो फिजिकल एनवायरमेंट है इंडिया का या फिर किसी अदर कंट्री का भी हम ले लें, तो वो हमेशा प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कश्मीर के साइड जाते हैं या फिर हिली एरियाज में जाते हैं, तो वहां पे क्या बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो वहां पे जनरली केसर की उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो कहते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट प्रोडक्शन केसर का कहाँ होता है? कश्मीर में होता है। वहां के एप्पल्स बहुत ही फेमस है ना। तो ये सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट पे डिपेंड करती हैं कि वहां पे हम ग्रो करेंगे तो उसका फिजिकल फीचर जो हमारा एक एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट चाहिए, सॉइल की फर्टिलिटी चाहिए, या फिर वहां पे लोगों का क्या एडेप्टेशन है, उसके बेसिस पे हमारा एग्रीकल्चर भी डिपेंड करता है। अब अगर हम कहें कि ऑरेंजेस है तो हमारे नागपुर की बहुत ही फेमस है, वहां पे अगर टी है तो वो दार्जिलिंग की फेमस है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहां का जो सुटेबिलिटी, उसको लो टेम्परेचर चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, तो आसाम और दार्जिलिंग वाले हमारे टीज हैं और प्रोडक्शन वहां पे होता है और कंजम्पशन जो है ऑल ओवर कंट्री में हम लोग करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारे जो फिजिकल फीचर है वो हमारा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि और कौन सी चीजें होती हैं जो हमारी एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेंगी। दूसरा है टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ मीन्स हम लोग कितना टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि पहले हमारी जो फार्मिंग हुआ करती थी वो खेतों में हल चलाया करते थे और फावड़े लेकर, इस टाइप में एग्रीकल्चर की फार्मिंग होती थी। लेकिन आज जब दिन प्रतिदिन हर एक चीज एडवांस होता जा रहा है, तो वो ऐसे एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आए हैं। ट्रैक्टर, थ्रेशर, बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलप होती जा रही है। टेक्नोलॉजिकल का हम लोग यूज करते हैं और हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है और हमारा बहुत ही इजीली से काम भी हो जाता है। सोशल कल्चर हर जगह का वेरी करता रहता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कि हमें अपना एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारा जो सोशल एटमॉस्फेयर है हमें क्या वो इजाजत देता है, जो हमें सहूलियत देता है, उसके बेसिस पे हम अपना प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम अपने यूपी की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन शुगर केन का यूपी में होता है। वाई? क्योंकि यहाँ की फर्टिलिटी बहुत अच्छा है, प्लेन्स एरिया है, ना बहुत ज्यादा बारिश होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, प्लेन एरिया है, रिवर्स भी हमेशा अच्छे से उपलब्ध है, पानी भी ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं रहती है, फिजिकल एनवायरमेंट अच्छा है, तो इसलिए शुगर का प्रोडक्शन यहाँ पर और कंट्रीज और स्टेट्स के कंपैरेटिवली अच्छा होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ शुगर बॉल ऑफ इंडिया आल्सो, शुगर बाउल ऑफ इंडिया आल्सो। तो इस तरह की कुछ ना कुछ हर एक स्टेट की अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज होती हैं जो हर एक एटमॉस्फेयर में बनाने के लिए उनको काम आती है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जो अगर हम फार्मिंग की बात करें तो ये भी कई तरह की होती हैं और जिसके बेसिस पे हम अपने फार्मर्स का बाइफर्केशन कर सकते हैं, फार्मिंग का बाइफर्केशन कर सकते हैं कि ये किस टाइप की फार्मिंग है, वो किस टाइप की फार्मिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि ऐसी फार्मिंग जिसका मूल उद्देश्य, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है,
वो ये होता है कि हम अपने घर में खेती कर रहे हैं, हमारे पास खेत है हमारे दादा परदादा की, और हम उसमें खेती कर रहे हैं जिससे हम अपने जीवन यापन कर सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, हम उस पर डिपेंडेंट है, और हमारे फैमिली मेंबर्स, मतलब कि हमारे घर की फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, दैट इज मोर देन अनफ। तो वो लोग कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज्यादा कोई हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजीज का प्रयोग नहीं करते हैं कि एक दिन में पूरा वो लेके आया मशीन और सब कुछ काम जो है वो क्लियर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मेनली जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वही आपस में मिलजुल के काम करते हैं, अपने ही खेतों में काम करना होता है, तो अपने अपने खाने भर का साल भर का उन्होंने प्रोडक्शन कर लिया, गेहूं का अनाज का जो भी उनका रिक्वायरमेंट था, और फैमिली मेंबर्स मिले और उनका मेन ऑक्यूपेशन है कि भाई हमने अपनी फैमिली के लिए काम करना था, फैमिली के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना था, और वो उससे हो गया। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है और हमें उसको बाहर जाके कल को मार्केट में बेचना है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज फुलफिलिंग द फैमिली रिक्वायरमेंट एंड दैट्स इट। तो दैट इज नोन एज द सब्सिस्टेंट कल्चर। कल्टीवेशन। शिफ्टिंग मतलब कि होता है शिफ्ट करना, जैसे कि नाम से ही क्लियर है। आज हमने किसी चीज का प्रोडक्शन किया है, सपोज हमने वीट का प्रोडक्शन किया, नेक्स्ट हम जो वहाँ पे राइस उगा लेंगे, नेक्स्ट सीजन में वहाँ पे हम पल्सेस उगा लेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द सीजन टू सीजन। इससे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है दैट इज ऑल्सो कीप्स ऑन मेंटेनिंग। अगर हम एक ही टाइप की क्रॉप को बार बार उसी पीस ऑफ लैंड पे बार बार उसको कल्टीवेट करते जाएंगे तो क्या होता है कि उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है उसमें वो कम हो जाता है, ठीक है। तो वो जब कम हो जाएगा तो एक बार सपोज एक पीस ऑफ लैंड पे अगर पांच हेक्टेयर ऑफ लैंड हमने 5 टन गेहूं उगा लिया तो नेक्स्ट टाइम उसकी फर्टिलिटी कम होगी, वो 5 से 10 हमको नहीं देगा। अगर 5 भी दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज इट विल ऑलवेज गिव अस द लो fertility. Why? The fertility of the soil keeps on decreasing if we keep on growing the same crop on the same piece of land again and again. So this is the disadvantage. Nomadic farming. Nomadic farming जैसे कि nomads क्या होते हैं, बंजारे जिसको हम कहते हैं, कि they keep on raining from one place to another in search of food and livelihood. तो इसी तरह से नोमैडिक फार्मिंग भी कह सकते हैं, जो हमारे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में बहुत कॉमन है। इसमें ज्यादातर लोग एनिमल्स को रेयर करते हैं, कैमल्स हुए, शीप वगैरह हुई, और वहां पे एक जगह से आज हम यहाँ पर हैं तो वहां पे थोड़ी बहुत उन्होंने खेती कर ली, जब दूसरी जगह गए तो वहां पे कर लिया अपने खेती बसी का काम, या फिर अपने जो एनिमल्स है उसके बदौलत वो अपना जीवन यापन करते रहते हैं। उसके बाद हम आते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का मतलब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कमर्शलाइज करना किसी भी चीज को। जैसे कि अगर इस फार्मिंग का मतलब होता है कि अगर हमारे पास जो चीजें हैं उसका हम प्रोडक्शन इतने लार्ज स्केल पे करेंगे कि हम उसको सेल अप करें। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम बाजार में उस चीज को सेल करेंगे। जैसे कि अगर हम रबर प्रोडक्शन की बात करते हैं, रबर में क्या, हमने रबर को उगाया और वो हमने सेल अप कर दिया फैक्ट्रीज में। अब फैक्ट्रीज में उस रबर को और प्रोसेस करके कई सारी चीजें बनाई जा रही हैं। जैसे कि सपोज हमने कल्टीवेट किया पोटैटो, ठीक है, पोटैटो या टमाटो कुछ भी रेयर किया अपने फॉर्म में, और हमने उसको बहुत ही लार्ज स्केल पे एक ही चीज को, एक ही क्रॉप को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन किया। अब वो क्या करेंगे, उस चीज को हम जाके फैक्ट्रीज में सेल आउट करेंगे, या फिर फैक्ट्रीज वाले खुद भी इससे लिंकअप करते हैं कि हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए होता है, तो वो लोग आके किसानों पे भी संपर्क कर लेते हैं कि हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये जो आलू के चिप्स वगैरह हमेशा सीजन भर साल भर खाते रहते हैं, लेकिन आलू का प्रोडक्शन तो कुछ ही सीजन में होता है। उसी तरह से टोमेटो हुआ, उसका भी लिमिटेड स्टॉक होता है। मैंगोज है, मार्केट में आ रहे हैं इस टाइम, तो ये क्या है, साल भर तो आता नहीं है, साल भर का मैंगो गर्मी के सीजन में आएगा। लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक तो साल भर ऑलमोस्ट पीते रहते हैं, या फिर उसके पिकल्स बनते हैं, अचार बनते हैं, पापड़ बनते हैं। इन सब चीजों में जो मैंगो का प्रयोग होता है तो वो तो क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेके रख लेते हैं वेयर हाउस में, और सारे साल वो उसका प्रोडक्शन करते रहते हैं। एज अ रॉ मटेरियल दे यूज ऑल दिस थिंग्स। तो हमने कल्टीवेशन किया किसी पर्टिकुलर क्रॉप का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम उसको सेल कर देंगे, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि भाई हम खा लें, हम पी लें और हमारे घर का जीवन यापन हो सके। इससे बाहर निकलकर उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने जो प्रोडक्शन किया है वो हम फैक्ट्री वालों को सेल करें, एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, और वो लोग क्या करें, इन रिटर्न दे विल बी गिविंग अस द मनी। हमने उनको रॉ मटेरियल दे दिया,
मैंगो का प्रोडक्शन किया अपने फार्म्स में खूब, और वहां पे हमने सेल कर दिया। अब कंपनियों वालों ने उसका चाहे अचार बना लिया या मैंगो फ्रूटी बनाए, चाहे वो मिरिंडा बनाए, इट इज डिपेंड अपॉन देयर विश। वी हैव गॉट आवर मनी, वी मीन्स द फर्म। और इंडस्ट्रीज को क्या है, उनको तो भी अपना रॉ मटेरियल से मतलब है, तो उन्होंने स्टोर करके रख लिया वेयर हाउस में। वेयर हाउस एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर हम एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर में उस चीज को काफी समय तक स्टोर कर सकते हैं, जहां पर वो चीज खराब ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर कूल टेम्परेचर चाहिए या गर्म एटमॉस्फेयर चाहिए कि उसको ऐसे स्टोर करके रखा जाए सके, जैसे हम लोग घर में फ्रिज रखते हैं कि हाँ वो सही टेम्परेचर पे सही चीज बनी रहे, हमारी उसकी क्वालिटी ना खराब हो। इन द सेम वे वेयर हाउसेज वर्क्स, वो लार्ज क्वांटिटीज में होता है, बड़े पैमाने पे होता है। ठीक है, इसमें मशीन यूज होती है। मशीन मीन बहुत ही हाईटेक हम मशीन यूज कर रहे हैं, टेक्निकल नो हाउ का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम प्रोडक्शन को लार्ज स्केल कर सकें। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू सेल द गुड, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, और ज्यादा से ज्यादा जब हम प्रोडक्शन करेंगे ओनली देन वी विल बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल फार्मिंग, वी हैव डिस्कस्ड। नाउ इट्स मिक्स फार्मिंग। मिक्स का मतलब क्या होता है, मिक्स करना किसी चीज को, मिक्सचर करना। जैसे नाम से क्लियर है, हम लोग ने ये कहा डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर क्या होता है कि सॉइल को भी रेस किया और सॉइल को भी फर्टिलिटी बढ़ाए, क्रॉप्स को भी रेस किया और एनिमल को भी रेस किया। दैट मीन्स हमको एग्रीकल्चर भी करना है, उसके बाद हम एनिमल हस्बेंड्री कर रखी है, उसपे क्या है कि हमने कभी पोल्ट्री फार्म खोल दिया, उसके साथ साथ खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, साथ में पोल्ट्री फार्म भी खोल दिया, तो उसमें क्या है, हमें डबल मुनाफा हुआ। काम तो बेशक हमारा बढ़िया, लेकिन हमें एडवांटेज उसका मिल जाता है। वी कैन ऑल्सो से कि हमने एग्रीकल्चर भी कर रखा है, साथ में हम वो डेयरी भी पाल रखी है। तो जो काऊ की सपोज हमारी डेयरी है, तो काऊ का दूध हमने फार्म्स में, वो फैक्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल सेंड कर दिया, वो उसको प्रेशराइज करके आगे प्रोसेस करके वो मार्केट में पैक करके बेच देते हैं, और हमारा जो काउडंग निकलता है दैट वी आर यूजिंग एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, एज अ नेचुरल मैन्योर। ओके, तो ये भी एडवांटेज होता है हमारा एग्रीकल्चर और एनिमल को साथ साथ रेयर करने का, कि हमें अगर हम काउडंग को यूज कर रहे हैं एज अ मैन्योर, तो वो उसकी फर्टिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं और हमारा काम भी खेत में निकलता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाती है मिक्स फार्मिंग। तो ये हो जाती है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सी क्रॉप किस सीजन में बोई जाती है, एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ सीजन। हमें कई तरह की सीजन एक साल के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। Whereas in many of the other countries you might have seen कि अगर कोल्ड है तो बिल्कुल कोल्ड ही रहता है साल भर, गर्मी है तो एक्सट्रीम क्लाइमेट है तो बिल्कुल गर्मी में रहना दुष्कर हो जाता है लोगों का। लेकिन इंडिया में क्या है, बहुत सारे सीजन हमें ठंड से लेकर गर्मी, बारिश, पतझड़, बरसात, बहुत सारे सीजन देखने को मिलते हैं। तो उसी बेसिस पे हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन भी हो जाता है, उसी बेसिस पे हमारी खेती बाड़ी भी इसी पे निर्भर करती है। तो देखिए कौन कौन से सीजन है जो हमारे इंडिया में आते हैं। पहले आता है हमारा खरीफ का सीजन। उसमें क्या होता है, जून में इसकी हम फसल को बोते हैं और अक्टूबर के लगभग जब हमारा विंटर स्टार्टअप होता है तब उस फसल की कटाई हो जाती है। तो इसमें मेनली हम लोग राइस और बीन्स जैसे जो क्रॉप्स है वो ग्रो करते हैं। सेकेंड आता है हमारा खरीफ का सीजन, जहाँ पे हमारे यहाँ पे जब हमारी फसल कट गई तो हमारा खरीफ का सीजन आ गया अक्टूबर में। तो ये जो सीजन है वो विंटर के स्टार्टिंग का, दैट मीन अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और मार्च में जाके खत्म हो गया। तो इसमें क्या हमारा वीट और ग्राम जैसी चीजों का हम कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हुआ, जैसे फिर हम लोग इसलिए बैसाखी भी बनाते हैं, जब ये हार्वेस्टिंग सीजन जिसको हम कहते हैं कि जब हमारी फसल कट जाती है तो खुशी में अपना किसान अपनी खुशी को जाहिर करता है, हार्वेस्टिंग सीजन जिसको बैसाखी के रूप में मनाते हैं। फिर आती है राबी का सीजन जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर आता है हमारा जेठ का सीजन। उसमें क्या होता है, मार्च में उसकी बुआई होती है और जून में उसकी कटाई हो जाती है। यानी कि जैसे कि इस टाइम का सीजन है वाटरमेलन, कुकुम्बर, खीरे, ककड़ी, इस टाइम बहुत ताजे मिलते हैं। तो इसमें छोटा सा इसका पीरियड होता है मार्च से लेकर जून तक, और जिसमें हमें सीजनल फल देखने को मिल जाते हैं। दूसरा एक आता है हमारा रोटेशन ऑफ क्रॉप। रोटेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है कि जिसमें हमने एक बार जो फसल उगा ली उसके साथ हमने दूसरी फसल को भी उगा लिया। तो उसमें क्या रिपीट करते हैं, रोटेशन करते रहते हैं। कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं होता है कि हम इस टाइप की खेती को
वही बार बार हम लोग करेंगे। तो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से खेती का सीजन भी बढ़ता या घटता रहता है, डिपेंड करता है कि व्हाट वी आर अप टू डू। Okay, so let's have a quick recap what we have discussed. We have discussed about the meaning of agriculture. It is just derived from the Latin word soil for, agri means soil and culture for cultivation, art and science है, क्योंकि हमें एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है। लाइक से कि हम डांस करते हैं तो हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, इसी तरह से हमें जब हम कल्टीवेशन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो हमें एक्टिविटी परफॉर्म करती है, वो पेन और पेपर पे एसीफाइड कमरे में बैठकर नहीं हो सकती है। जो हम कर सकते हैं वो है उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, रणनीति बनाना कि हम अपने खेतों को किस तरह से ज्यादा उसका कल्टीवेशन कर सकेंगे। फिर हमने ये जाना कि कौन कौन सी चीजें होती है जिससे हमारी खेती बाड़ी इफेक्ट होती है, कहीं कि उसका फिजिकल एटमॉस्फेयर कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, या फिर वहाँ का टेक्नोलॉजीज कैसी है, कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है वहाँ का। हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में जाना कि कौन कौन टाइप्स की फार्मिंग होती है, कैसे सब्सिस्टेंस होती है, हम खुश और हमारे परिवार वाले खुश। हमारा काम सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। शिफ्टिंग मतलब चेंज करते रहना, नोमैडिक मतलब एक जगह जहां पर है तो यहाँ पर एनिमल ब्रीडिंग कर लिए, कल को दूसरी जगह पे गए तो वहां पे भी वही काम हमने कर लिया। कमर्शियल मतलब कमर्शियलाइज करना, बड़े पैमाने पर करना, चाय पत्ती के बागवान होते हैं, कल्टीवेशन ऑफ टी हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, पूरे कंट्री में हम टी को सप्लाई कर रहे हैं, इस टाइप का। मिक्स का मतलब हमने एग्रीकल्चर भी कर रखा है और लाइफ स्टॉक है, मतलब कि गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी पालन कर सकते हैं उसके साथ हमने अपना उसका पालन भी किया। हमने सीजन के बारे में जाना, कौन कौन से सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो अप किया जाता है। So in the next lecture, we will be discussing and coming to know more and more about Indian agriculture. Thanks for watching.